Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी हमारे इस लेक्चर को सुन रहा हो। आज हमारा है इकोनॉमिक्स का चौथा लेक्चर और उम्मीद करता हूं कि आप सब पुराना तीनों लेक्चर देख लिया आपने अच्छे से और रिवाइज भी आपने कर लिया ना। एक बार बुक से आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ऐसा उम्मीद में रख के चल रहा है ना। अगर बुक से नहीं पढ़ा है तो वापस जाके पढ़ लो, फिर उसके बाद ही यही लेक्चर शुरू करना। चलो अब आज शुरू करते हैं पहले रिविजन से, है ना। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भैया इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मतलब क्या, पहले डिक्शनरी वाला डेफिनेशन पढ़ा था। डिक्शनरी वाले डेफिनेशन में क्या था भैया, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ओइकोनोमिया से आया है। ओइकोनोमी का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। उसके बाद हमने शुरू किया था भैया इकोनॉमिक्स का लिटरल डेफिनेशन क्या होता है, मतलब असल में इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। असल में इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है भैया, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या आपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। इसका एग्जांपल लिया था कि आपके पास पापा मम्मी ने कितना रुपए दिया, 2000 रुपए दिया, पर आपको खर्चा कितने का करना था, 3100 रुपीज का करना था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये हम किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ये तो थी बात भैया किसकी, इकोनॉमिक्स की बात। उसके बाद हमने एक पहला बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर का नाम क्या है, डिमांड। डिमांड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, देखो मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड में देखो अभी ना बुक पे आ जाते हैं ना, देखो मीनिंग ऑफ डिमांड है ना। तो डिमांड क्या होता है, हमने बोला था डिमांड क्या होता है, तीन चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहला डिमांड के लिए क्या जरूरी है, डिजायर टू परचेज होना चाहिए। डिजायर टू परचेज खाली होगा तो डिमांड बन जाएगा, नहीं नहीं सर, खाली डिजायर से डिमांड नहीं बनेगा। डिजायर के साथ क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। मतलब आपके पास उतना औकात होना चाहिए कि आप अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए पैसा भर पाओ। तो क्या मेरे पास डिजायर है और मेरे पास रिसोर्सेज है तो डिमांड बन जाएगा, नहीं नहीं। उसके साथ क्या होना चाहिए, आपको रिसोर्सेज को खर्च करने के लिए आपके पास कुव्वत भी होना चाहिए। तो क्या डिमांड में तीन एलिमेंट्स होते हैं और तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। अगर तीनों में से एक भी एब्सेंट हो तो डिमांड नहीं होगा। तो व्हाट इज डिमांड, डिमांड इज अ डिजायर टू परचेज, मतलब परचेज करने का ख्वाहिश है। बैक्ड बाय रिसोर्सेज टू परचेज, मतलब साथ में आपके पास उतना रिसोर्सेज भी होना चाहिए। और खाली रिसोर्सेज और डिजायर होगा तो डिमांड होगा, नहीं नहीं तब भी नहीं होगा। और क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू परचेज भी होना चाहिए। अगर ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है तो डिमांड होगा, वरना डिमांड नहीं होगा। चलो ये तो थी बात क्या भैया, डिमांड की, कि डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड को कौन कौन सी चीजें डिटरमाइन करती है, कौन कौन सी चीजें डिमांड पर असर डालती है। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सबसे पहली चीज जो डिमांड पर असर डालती है वो क्या है, उसका प्राइस। जाहिर सी बात है, प्राइस कैसे असर डालता है, अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मैं एग्जांपल लिया था किसका, एक्टिवा का, कि अगर एक्टिवा 60,000 का है तो मैं खरीदूंगा, मतलब डिमांड क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। पर अगर एक्टिवा का प्राइस 80,000 हो गया तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। मैंने डिमांड क्यों कम किया, क्यों, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। तो सबसे पहला डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड क्या हो गया, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। चलो ये हो गया। अभी दूसरा डिटरमिनेंट लेते हैं। दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, दूसरा डिटरमिनेंट है हमारा प्राइस ऑफ दी रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है भैया, देखो रिलेटेड गुड्स क्या होता है, दो तरह का रिलेटेड गुड्स होता है ना। सबसे पहला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है, दोनों पक्के वाले आशिक है, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, है ना, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एग्जांपल क्या लिया था हमने, बाइक का और पेट्रोल का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे, अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट गया तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो ये तो क्या हो गई बात, कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो गई। अभी क्या बात करते हैं, दूसरा रिलेटेड गुड्स कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ये होता है कि क्या तू नहीं है तो तेरी जगह पे ये भी चलेगा, कोक नहीं है तो पेप्सी चलेगा, 7 अप नहीं है तो स्प्राइट भी चलेगा। ये तो क्या होता है सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा होता है, अगर आप कोक का प्राइस बढ़ गया तो कोक वाले कस्टमर किस में चले जाएंगे, पेप्सी में चले जाएंगे ना। तो प्राइस किसका बढ़ा, कोक का, पर डिमांड किसका बढ़ गया, पेप्सी का। तो क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूट का अगर प्राइस बढ़ गया तो दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाता है। इसी के साथ हमारा दूसरा रिलेटेड गुड्स वाला पॉइंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखो दो पॉइंट हो गया। सबसे पहला क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा क्या, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे क्या है, दो तरह के रिलेटेड गुड्स होता है। एक क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब क्या तेरी जगह पे दूसरा चलेगा तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। तीसरा क्या होता है भैया, तीसरा होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर,
क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ा या घटा तो उससे भी डिमांड पे असर आता है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि 3 तरह के गुड्स होते हैं। क्या होता है? सबसे पहला नॉर्मल गुड्स, दूसरा पढ़ा था गिफ्ट गुड्स, और तीसरा क्या होता है? नेसेसिटी। नॉर्मल गुड्स में क्या बोला था मैंने कि अगर मेरा 10,000 का इनकम है तो मैं क्या ले रहा हूँ? एक जोड़ी कपड़ा खरीद रहा हूं। पर अगर इनकम क्या हो गया मेरा 20,000 का हो गया तो मैं क्या खरीदूंगा? एक ही जगह पे 2 जोड़ी कपड़ा खरीदूंगा ना। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर इनकम बढ़ा तो क्या नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? हमने एग्जांपल लिया था गिफ्ट गुड्स का। भैया गिफ्ट गुड्स क्या होता है? गिफ्ट गुड्स मतलब बहुत ही सस्ते वाले गुड्स, चीप गुड्स। एग्जांपल क्या लिया था हमने? बीड़ी और सिगरेट का। मेरा इनकम 10,000 था, मेरा इनकम कम था तो मैं क्या करता था? बीड़ी पिया करता था। अभी क्या हो गया? मेरा इनकम 10,000 से 20,000 हो गया। अभी मेरा क्या हो गया? इनकम बढ़ गया तो अभी मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, अभी मैं क्या पीऊंगा? सिगरेट पीऊंगा। तो क्या हो गया? अगर इनकम बढ़ेगा तो गिफ्ट गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा क्या था भैया? तीसरा था हमारा नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स क्या होता है? जैसे एग्जांपल लिया था हमने सॉल्ट का। इनकम बढ़े या घटे उसके डिमांड पे कोई असर नहीं आता है। अगर मेरा इनकम 10,000 से 20,000 हो गया तो मैं अपने खाने में नमक को डबल नहीं करूंगा ना। तो क्या तीसरा पॉइंट इसके साथ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। चौथा क्या था भैया? हमने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज के फेवर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका हमने एग्जांपल लिया था कि मॉनसून में रेनकोट का डिमांड बढ़ जाएगा, ठंड में स्वेटर का डिमांड बढ़ जाएगा। अभी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बात किया था ना उसमें भी हमने क्या पढ़ा था? 3 तरह के इफेक्ट पढ़े थे। सबसे पहला क्या था? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या? मेरे बाजू वाले का मैंने टीवी देखा है, मेरे बाजू वाले का कार देखा तो उसको देख के मैं खरीद रहा हूं ना। दूसरों को देख के अगर आप कुछ चीज खरीद रहे हो तो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या? कोई चीज है, इसमें एग्जांपल लेते हैं होंडा सिडान का, कि बॉस ने क्या नया नया सिडान आया तो उसने खरीद लिया। अभी उसने देखा कि बॉस ने तो खरीदा हुआ है तो उसको अच्छा लगा रहा कि भैया चलो मेरे पास ही सिडान कार है ना। अभी क्या उसके एम्प्लॉइज ने भी सिडान खरीदना शुरू कर दिया तो ये क्या सोच रहा है कि देखो ये तो सिडान कार क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो दूसरों का देख के ये क्या कर रहा है? बेच रहा है। अगर दूसरों का देख के खरीद रहे हो आप तो क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे पड़ोसी का देख के खरीद लिया। दूसरा क्या था? स्नॉब इफेक्ट मतलब दूसरों का देख के क्या कर दिया आपने? बेच दिया। क्यों? क्योंकि अभी ये कॉमन हो गया, अभी मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता है तो बेच दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा? स्नॉब इफेक्ट। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट क्या होता है कि शो ऑफ के लिए अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा? वेबलिन इफेक्ट। देखो तुम्हारे सर को लंबोर्गिनी का कोई जरूरत नहीं है, उनका एक्टिवा से भी काम चल जाता है, पर फिर भी वो दिखाना चाह रहे कि भैया देखो मैं सीए है, अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है ना। तो क्या मैंने उसको लोगों को दिखावे के लिए कुछ चीज खरीदा तो क्या हो जाएगा? वो वेबलिन इफेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट समाप्त होता है। अभी पांचवा पॉइंट क्या है? देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है? अदर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में हमने एग्जांपल लिया था क्या? अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं उसको अभी खरीद के रख लूंगा, है ना। एग्जांपल लिया था हमने एक्टिवा का, अभी समझ लो 60,000 रुपए। मुझे लग रहा है कि 1 महीने के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। तो मैं 1 महीने बाद खरीदूंगा या अभी खरीदूंगा? तो मैं अभी खरीदूंगा ना। तो अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस राइस होगा तो अभी डिमांड क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला, अभी एक्टिवा 60,000 का है, मुझे लग रहा है कि बजट मार्च में आएगा, उसके बाद एक्टिवा का प्राइस कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। तो मैं क्या सोचूंगा कि भैया अभी नहीं खरीदना, 1 महीने के बाद खरीदते। अगर फ्यूचर में कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस क्या होगा? गिरेगा, तो डिमांड को भी क्या कर देगा? अभी पोस्टपोन कर देगा, अभी डिमांड को कम कर देगा। फिर हमने क्या पढ़ा था? अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? साइज ऑफ दी पॉपुलेशन। इंडिया में क्या 135 करोड़ लोग हैं ना, तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा उनको कंजम्पशन का नीड होगा। तो नॉर्मल है क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या? पॉपुलेशन में किस तरह के लोग रहते हैं। इसके हमने एक एग्जांपल लिया था क्या? कि इंडिया है, इंडिया का कंपोजिशन क्या है? ज्यादातर इंडिया में लोग कैसा है? यंग लोग है। ज्यादातर यंग लोग है तो किसका डिमांड ज्यादा होगा? फैशनेबल एक्सेसरीज का डिमांड ज्यादा होगा, कपड़ों का डिमांड ज्यादा होगा, गैजेट्स का डिमांड ज्यादा होगा। दूसरा हमने क्या एग्जांपल लिया था? चाइना का। चाइना में कैसे लोग ज्यादा है? चाइना में बुढ़े लोग ज्यादा है, तो वहां पे किसका डिमांड ज्यादा होगा? वो जो कान में सुनने वाला एयरपोर्ट आता है ना, जिसे सुनाई देता है अच्छे से, तो उसका डिमांड ज्यादा होगा। स्टिक का डिमांड ज्यादा होगा, ऐनक का डिमांड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां के कंपोजिशन में बुढ़े लोग ज्यादा है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है अगर नेशनल इनकम ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? लोगों का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा। चौथा क्या पढ़ा था? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट फैसिलिटी हमने क्या पढ़ा था? तुम्हारा सर कितना कमाता है महीने का? समझ लो 20,000 रुपए कमाता है। वो क्या 4 लाख की कार खरीद सकते हैं? पर क्या खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पर उनको कंपनी ने क्या बोला? आप हमें खाली 5-5 हजार का EMI दो। हमें क्या दिया? क्रेडिट फैसिलिटी दिया। तो क्रेडिट फैसिलिटी दिया तो मैं कार खरीद पा रहा हूं। तो क्या होगा? अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा तो डिमांड कम रहेगी, है ना। ये तो क्या था भैया? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भैया? डिमांड
फंक्शन, डिमांड फंक्शन है ना, डिमांड फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्टेटमेंट होता है जो क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। किस किस चीज के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अभी डिमांड फंक्शन क्या होगा, डिमांड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, डिमांड के बीच में और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बीच में। तो डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट क्यों हो गया, क्योंकि डिमांड डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, जो हमने पढ़े कि ये चीजें डिमांड को अफेक्ट करती है तो डिमांड उन पर डिपेंड रहता है। तो डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जो जो चीजें डिमांड को इफेक्ट करती है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, जो हमने अभी आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़ा ना। देखो सबसे एक बार फिर भी देख लेता ना, डिमांड इज फंक्शन ऑफ क्या है, प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो भी पढ़ लिया हमने। तीसरा क्या था, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में इसमें दो दिया हुआ है, पीवाई, पीवाई मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। फिर क्या है, पीसी, पीसी मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टी मतलब क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हमने खाली एक लास्ट वाला नहीं पढ़ा था, वो क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से डिमांड का कैसे रिलेशन होता है, अगर जाहिर सी बात आप किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। ये तो क्या था, हमारा डिमांड फंक्शन था। अभी डिमांड फंक्शन के बाद हमने क्या शुरू किया था, लॉ ऑफ डिमांड शुरू किया था। देखो ये लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। हर साल कम से कम 3-4 मार्क का एमसीक्यू इससे निकलता ही निकलता है। हमें ना बुक का डेफिनेशन सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड का पढ़ा था, एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, जो हमने जो बोल्ड में लिखा हुआ नाम वही पढ़ेंगे, जो ऐसे नॉर्मल में लिखा है वो हम पढ़ेंगे नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसने क्या लिखा हुआ, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या अदर थिंग्स को इक्वल रखना है, उसका क्या कहते हैं हम, सेट्रस पेरिबस। हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, सेट्रस पेरिबस मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो क्या बोला लॉ ऑफ डिमांड ने, क्या बोला, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब क्या, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम वगैरह जो जो डिमांड को असर करते हैं वो सारे फैक्टर्स को क्या रखना है, हमें बिल्कुल इक्वल रखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज एन इनवर्स, इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। इसने क्या बोला, सब चीजें सेम रहेगी और क्या होगा, खाली प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसने क्या लिखा, सब चीजों को सेम रखना है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम है, कंज्यूमर का इनकम सेम है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सारी चीजें क्या है, सेम है। इसने क्या बोला, अगर सारी चीजें सेम है, विश्व की सारी चीजें क्या रहेगी, ये सब सेम रहेगी, तो क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स और ये सारी चीजें सेम और प्राइस गिर गया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। इसने क्या बोला, सारी चीजें सेम है और प्राइस गिर गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, एंड इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, और अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी क्या इसको एक मार्शल ने भी डेफिनेशन दिया, मार्शल ने क्या थोड़ा टेक्निकल तरीके से बताया है। मार्शल ने क्या बोला था, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी प्राइस एट विच इट इज ऑर्डर्ड। इसने क्या बोला, अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपको उसका प्राइस कम करना पड़ेगा, मतलब क्या है, प्राइस कम होगा तो आपका ज्यादा बिकेगा। इन अदर वर्ड्स में क्या बोला था, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विथ फॉल इन इट्स प्राइस। इसने क्या बोला, अमाउंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा अगर क्या हो जाएगा, प्राइस में फॉल हो जाएगा, मतलब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। एंड डिमिनिश विथ राइज इन प्राइस, इसने क्या बोला, डिमांड डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ गया तो। ये तो क्या था भैया, हमारा लॉ ऑफ डिमांड था। उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था कि भैया डिमांड शेड्यूल क्या होता है। आप है ना एक टेबल बनाओगे, उसमें प्लॉट कर दोगे क्या, कि ये प्राइस पे इतना डिमांड है, ये प्राइस पे इतना डिमांड है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस, कि अलग अलग प्राइस पे क्या क्या डिमांड है उसको आपने टेबल के फॉर्म में दिखाया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। उसका हमने कल टेबल बना के देखा था ना, देखो कि 50,000 रुपए प्राइस है तो डी कितना डिमांड करेगा, 10 डिमांड करेगा, 40,000 पे 15 डिमांड करेगा। अगर उसको आपने टेबल के फॉर्म में दिखाया हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। अगर उसी टेबल को आप कर्व के फॉर्म में दिखाते हो, उसी टेबल का क्या कर दिया आपने, एक कर्व बना दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। ये तो क्या था, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व था। अभी क्या पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। देखो इससे पहले हमें समझना, मार्केट डिमांड शेड्यूल से पहले समझा था हमने क्या, कि मार्केट डिमांड क्या होता है। मार्केट डिमांड क्या होता है, कि सारे कंज्यूमर मिलकर पर्टिकुलर प्राइस पे कितना खरीदना चाह रहे हैं, वो क्या होता है, मार्केट डिमांड होता है। और अगर आप प्राइस को और मार्केट डिमांड को एक टेबल पे प्लॉट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। कल हमने एग्जांपल लिया था ना, देखो इंस्टीट्यूट के एग्जांपल से पढ़ा था ना, कि प्राइस 5 था तो पी 10 डिमांड कर रहा था, क्यू 8 डिमांड कर रहा था और आर 12 डिमांड कर रहा था, मतलब टोटल मार्केट का डिमांड कितना था, 30 डिमांड था। और अगर आप प्राइस को एक पॉइंट पे दिखाते हो और मार्केट डिमांड 30 को एक पॉइंट पे दिखाते हो तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। अगर टेबल में दिखाते हो तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। और अगर इसी मार्केट डिमांड को और प्राइस को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा।
कल हमने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो इंस्टीट्यूट का, आपने नहीं पढ़ा है टेक्स्ट, तो एक बार पॉज करके पहले पूरा इंस्टीट्यूट का जो टेक्स्ट है वो पढ़ लेना, वरना अभी आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, ये तो क्या था हमारा रिवीजन। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब लॉ ऑफ डिमांड अगर एप्लीकेबल है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, या तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। अभी ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है या प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाता है? ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमांड ने तो क्या कहा, ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है ये हमें कैसे पता चलेगा? रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, दिस मींस पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइस। नॉर्मली क्या होता है कि कम प्राइस पे पीपल ज्यादा बाय करते हैं ना, पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा कंज्यूमर क्यों करता है? उसके पीछे रीजन क्या है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है और प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ जाता है? उसके पीछे के रीजन को क्या बोलेंगे हम? रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या पता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसको समझने से पहले ना आपको कुछ चीजें और समझनी पड़ेगी, जो हम क्या करने वाले हैं आगे के कुछ चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी ये समझ में नहीं आया ना तो टेंशन में मत आ जाना। अभी देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी क्या है आगे के चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आगे के चैप्टर्स के बाद तो कंफर्म समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। इससे पहले ना आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले यूटिलिटी क्या होता है ना। यूटिलिटी आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। यूटिलिटी क्या होता है पता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। कि किसी भी चीज में किसी हमारी वांट्स को या ख्वाहिश को सेटिस्फाई करने की कितनी शक्ति है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे, है ना। कोई भी चीज अगर हमारी वांट सेटिस्फाई करती है तो मैं क्या बोलूंगा? इसमें मेरे लिए यूटिलिटी है। अगर वांट सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसको क्या बोलेंगे? इसमें यूटिलिटी नहीं है ना। अभी पुराने इकोनॉमिस्ट तो क्या बोलते थे कि आप यूटिलिटी मतलब अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, पर नए इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला? हम यूटिल्स करके एक यूनिट आता है, उसमें हम क्या यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं ना। जैसे क्या टेम्परेचर को सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट वगैरह में मेजर किया जाता है ना, वेट को केजी में या पाउंड में मेजर किया जाता है, वैसे यूटिलिटी को किस में मेजर कर सकते हैं? यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। देखो यूटिलिटी क्या होता है कि अगर किसी भी चीज में वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की क्षमता रखती है कोई चीज, तो इसको क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे। अगर आपकी ज्यादा यूटिलिटी है तो यूटिलिटी क्या है? मतलब यूटिलिटी को किस में मेजर करेंगे हम? यूटिल्स में मेजर करेंगे, है ना। अगर किसी चीज में वांट सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा है तो यूटिल्स ज्यादा होंगे, अगर वांट सेटिस्फाइंग पावर कम है तो यूटिल्स कम होंगे। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है पता है? कि ना आप है ना कोई चीज अगर पहली बार खरीदते हो ना या पहली बार कंज्यूम करते हो तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। वही चीज अगर आप दूसरी बार लोगे ना तो आपको यूटिलिटी कम मिलेगा, तीसरी बार लोगे तो और कम मिलेगा, चौथी बार लोगे तो और कम मिलेगा, और पांचवी छठी बार लोगे तो हो सकता है आपका यूटिलिटी नेगेटिव में भी चला जाएगा। उसका ना देखो बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल ले लेता है ना। समझ लो भी है ना, लॉकडाउन वगैरह खुल गया, आप 2 महीने से कुछ खेले वेले नहीं थे। अभी जैसे लॉकडाउन खुला ना, आपने बोला कि भाई आज तो पूरे दिन क्रिकेट खेलना है बस। आपने ना, आप नॉर्मल 1 घंटे में थक जाते थे ना, आपने लॉकडाउन खुला बहुत टाइम से नहीं खेले थे तो आपने 3 घंटे ऐसे भूखों प्यास में क्रिकेट खेल लिया ना। अभी आप बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी आपको, है ना। अभी आप घर पे जाते हो तो आप पानी पीते हो ना, तो जो पहला ग्लास पानी पियोगे उसमें जो मज़ा आएगा भैया उसका तो कोई कंपटीशन ही है ना, उसमें आपको बहुत मज़ा आ गया। समझ लो उससे आपको कितना यूटिलिटी मिला? 15 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिला, है ना। क्योंकि आप बहुत ही प्यासे थे, थके हुए थे, तो आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिला। अभी आप दूसरा ग्लास पियोगे तो जितना मज़ा आपको पहला ग्लास पानी पी के आया, क्या उतना मज़ा आएगा दूसरा ग्लास पी के? नहीं सर, उतना मज़ा तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्यास थोड़ा बहुत तो क्या हो सका है, बुझ चुका है, पर फिर भी मुझे भी थोड़ा प्यास लगा है तो मज़ा तो आएगा। तो चलो पहले ग्लास से कितना, इसमें लिख देता हूँ। देखो फर्स्ट ग्लास से कितना आया था? मुझे 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला था ना। अभी क्या मैंने दूसरा ग्लास पानी पिया ना, तो भाई दूसरा ग्लास पानी पिया तो समझ लो मुझे कितना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला? 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया। चलो भी अभी भी थोड़ा प्यास था तो 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है भाई, दूसरे ग्लास से भी आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया। अभी आपको क्या बोला? मैंने बोला तीसरा ग्लास पीना है, आपने बोला थोड़ा सा बिल्कुल हल्का हल्का प्यास लगा है। मैंने कहा चलो तीसरा ग्लास भी आप पानी पी लो। तो तीसरे ग्लास से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? खाली 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया ना। अभी मैं बोलूंगा भैया चौथा ग्लास भी पियो, आपने बोला नहीं सर अभी तो क्या पूरा पेट भर गया है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, अभी चौथा ग्लास पिएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग हो जाएगा। पर फिर भी मैंने क्या बोला? नहीं आप चौथा ग्लास भी पानी
पियो, तो आपके तो आपको क्या करना, चौथा ग्लास पिया तो आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चला गया, आपकी प्यास बुझने के बजाय क्या हो गया, आपको उल्टी हो गया, तो क्या हो गया, -3 का सेटिस्फेक्शन हो गया। तो मतलब समझ में आ गया ना। देखो क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक चीज को बार बार कंज्यूम करते हो तो जो पहली बार में मजा आया तो दूसरी बार में उतना मजा नहीं आता है। ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि पहली बार कंज्यूम करने से 15 का सेटिस्फेक्शन मिला और एक एक्स्ट्रा यूनिट सेटिस्फेक्शन, एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया, उससे जितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। पहले से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 15 यूटिल्स का, अभी दूसरा मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया तो उससे जो मुझे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। दूसरे ग्लास से मुझे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला तो ये 8 यूटिल्स क्या हो गया, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। ये हम डीप में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, पर तो क्या बीच में आ गया तो थोड़ा बहुत समझा देता हूं। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी वगैरह क्या है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, है ना। देखो नॉर्मल क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है किसी भी चीज का, उसको क्या बोलेंगे, यूटिलिटी को। यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं। ज्यादा यूटिल्स है मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कम यूटिल्स है मतलब कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि अगर आप एक चीज को बार बार कंज्यूम करोगे तो जो पहली बार आपको मजा आया उतना दूसरी बार में नहीं मजा आएगा। उसका हमने एग्जांपल लिया, क्या आप बहुत ही थक हार के खेल के आए थे, है ना, तो अभी आपने पहला ग्लास पिया तो उससे आपको 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अभी पहले ग्लास से थोड़ा आपका प्यास बुझ गया था तो दूसरे ग्लास से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना आपको पहले ग्लास से मिला था, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हर एक्स्ट्रा यूनिट से आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता रहेगा। यही क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट विथ एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस, मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे तो हो सकता है ये नेगेटिव में भी चला जाए। जैसे एग्जांपल लिया, क्या 3 ग्लास में आपका पूरा पेट भर गया था, चौथा ग्लास पिया आपने पानी का, आपने उल्टी कर दिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी जा सकता है। ये तो क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। हो सकता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा। ये तो क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ना आपको एक दूसरा टॉपिक भी समझना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने से पहले, वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, देखो है ना, आप है ना उतना ही प्राइस पे करते हो जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। अगर आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, हाँ समझ लो, है ना, मुझे ना 10 रुपए दे रहा हूँ किसी भी चीज का, तो मुझे 10 रुपए के बराबर उसका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। तो इसमें लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एक में प्राइस और एक में लिख देता हूँ क्या, सेटिस्फेक्शन, है ना। मतलब आप उसको यूटिल्स भी समझते हो, है ना, समझ सकते हो कि समझ लो मैंने 10 रुपए किसी भी चीज के पीछे खरीद रहा हूँ, तो मुझे 10 रुपए का या 10 से ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं उस चीज को खरीदूंगा, पर 10 से कम का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं उस चीज को नहीं खरीदूंगा ना। और हमेशा कंज्यूमर कब खरीदेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा ना कोई चीज, तभी कंज्यूमर खरीदेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से नीचे चला गया ना तो कस्टमर किसी भी चीज को खरीदेगा नहीं, है ना। देखो मैं पानी वाला एग्जांपल ही ले लेता है ना, समझ लो ना, आपने क्रिकेट खेला बहुत ही ज्यादा ना, आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी, है ना, तो उसने क्या बोला कि भाई आपको 1 गिलास पानी पीना, बोला क्या 50 रुपए में 1 गिलास पानी मिलेगा ना, तो क्या बोले 1 गिलास में 50 रुपए मिलेगा। अभी तो आपको क्या कुछ भी करके पानी तो पीना था, आपको उसमें यूटिलिटी बहुत ज्यादा दिख रहा था पानी में, ना, तो पहला ग्लास तो आप 50 रुपए में खरीद लोगे, है ना। अभी दूसरा ग्लास के लिए आपने बोला कि दूसरा ग्लास भी कितने का मिलेगा, 50 रुपए में मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं अभी मुझे इतना जरूरत नहीं है, मैं घर पे जाके आराम से पिएगा ना, तो बोले आप क्या दूसरे ग्लास के लिए 50 रुपए दोगे, नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि प्राइस ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन कम है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बैठ रहा। तो उसने क्या बोला, चलो मैं दूसरा ग्लास आपको कितने में दे देता हूँ, 20 रुपए में दे देता हूं, तो आप दूसरा ग्लास खरीद लोगे, क्यों, क्योंकि आपको 20 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो देखो इसने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगा। ये कैसे होगा, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। अगर समझ लो पहला यूनिट है वो क्या है, ज्यादा प्राइस पे है ना, तो आप क्या उसको खरीद रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा था। पर अभी क्या दूसरा यूनिट उसी प्राइस पे आप नहीं खरीदोगे, क्यों, क्योंकि अभी आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो दूसरा यूनिट सेम प्राइस पे नहीं खरीदोगे, दूसरा यूनिट आप कब खरीदोगे, जब उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने पहला ग्लास तो पानी का 50 रुपए में खरीद लिया, पर दूसरा 50 रुपए में खरीदोगे नहीं खरीदोगे, क्यों, क्योंकि अभी पानी के ग्लास का
यूटिल मतलब सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा ग्लास आप कब खरीदोगे, अगर पानी का प्राइस क्या हो गया, 20 रुपए हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड भी क्या बोलता है, यही बोलता है कि अगर प्राइस कम होगा तभी आप ज्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, है ना। देखिए एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली क्या करता हूँ मैं कि जब ये अगला चैप्टर पढ़ाता हूँ उसके साथ ही हम ये पॉइंट पढ़ते हैं, पर क्या हमने इस बार ले लिया, क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, आगे के चैप्टर में भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। और जब हम ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, फिर तब उसको इस पॉइंट को एक बार वापस रिवाइज करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लिनिकल क्लियर हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर ले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि अगर आप हर एक्स्ट्रा यूनिट्स के साथ आपका सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा तो आप उसके लिए कम प्राइस ऑफर करना चाहोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है क्या होगा कि अगर आप प्राइस कम करोगे तभी आपका यूनिट ज्यादा बिकेगा। क्यों, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है ना। तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ प्राइस मैच होगा तभी डिमांड होगा, वरना नहीं होगा ना। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यही बोलता है। इसी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक रीजन है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है। अगर प्राइस सेम रहेगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन तो कम हो गया और प्राइस सेम रहा, तो मतलब सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है और प्राइस बढ़ा है, तो क्या होगा, डिमांड नहीं होगा। पर अगर सेटिस्फेक्शन कम होने के साथ आपने प्राइस भी कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। पूरे डिमांड चैप्टर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था तो ये था। इसके बाद ऐसा कोई भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार आप रीड करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो क्या था भैया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। दूसरा क्या है भैया, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में क्या है, दो इफेक्ट, एक क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक क्या है इनकम इफेक्ट, है ना। देखो इसको हम अलग ग्राफ से पढ़ते हैं और है ना थोड़ा कलर वाला पेन ले लेते हैं ना, मजा आएगा आपको। देखो क्या लेता है, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में क्या होता है, दो तरह का प्राइस इफेक्ट होता है। एक क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा क्या होता है इनकम इफेक्ट, है ना। देखो सबसे पहले पर हम देखते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, किसी भी चीज का प्राइस कम हो गया तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा ना। तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्यों बढ़ता है ना, हम एग्जांपल लेते हैं। देखो कितने, किसका, कोक का एंड पेप्सी का ना। समझ लो दोनों क्या है, बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। कोक का और पेप्सी का क्या, हमें टेस्ट में कुछ पता नहीं है डिफरेंस, है ना। हम कोक भी पिए पेप्सी भी पिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। समझ लो कोक कितने का है, 50 रुपए का है, और पेप्सी भी कितने का है, 50 रुपए का ना। अभी समझ लो पेप्सी का प्राइस कितना हो गया पता है, पेप्सी का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। 50 रुपए से कितना हो गया, 40 रुपए हो गया ना। तो अभी आप किसको कंपेयर करते थे, पहले पेप्सी और कोक को, दोनों का प्राइस सेम था, आप कोई भी खरीद के आ जाते थे। अगर क्या हो गया, पेप्सी का प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया। पेप्सी क्या हो गया, प्राइस 50 रुपए से 40 रुपए हो गया। अभी क्या आप देखोगे, क्या पेप्सी 40 रुपए का है, कोक कितने का है, 50 का है, पर दोनों में सेटिस्फेक्शन तो आपको क्या मिलता है, सेम मिलता है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर एक चीज का प्राइस कम हो जाता है ना तो वो दूसरों के मुकाबले में क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है ना। तो जो क्या, देखो पेप्सी का प्राइस 50 से 40 हो गया तो वो कोक के मुकाबले में सस्ता हो गया। तो अभी जो कोई कोक लेने जा रहा था 50 रुपए वाला, वो भी किस में आ जाएगा, पेप्सी में आ जाएगा। तो कोक का कस्टमर भी किस में शिफ्ट हो गया, पेप्सी में शिफ्ट हो गया, है ना। देखो प्राइस इफेक्ट में क्या है, दो है, एक क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है, कोक और पेप्सी का दोनों 50-50 रुपए सेम था, 10 लोग कोक लेते थे, 10 लोग पेप्सी लेते थे, है ना। अभी पेप्सी का प्राइस क्या हो गया, 50 से 40 हो गया। तो जो 10 लोग कोक लेते थे ना, वो क्या सोच रहे कि भैया पेप्सी सस्ता है कोक से, है ना, और दोनों में क्या है, हमें सेटिस्फेक्शन तो सेम मिलता है। तो वो कोक वाले भी कुछ किस में शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी में हो जाएंगे। तो 10 में से 5 लोग क्या, कोक वाले भी क्या लेने लगे, पेप्सी ने लगे। तो अब क्या हो रहा है कि कोक खाली 5 लोग ले रहे, पेप्सी 15 लोग ले रहे। ये 5 एक्स्ट्रा लोगों ने पेप्सी लेना शुरू किया, क्यों लिया, क्योंकि ये कोक के मुकाबले में पेप्सी क्या हो गया, सस्ता हो गया, इसलिए क्या हो गया, पेप्सी का डिमांड बढ़ गया ना। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है क्या, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज का प्राइस कम होगा तो वो उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में अगर वो सस्ता हो गया तो उसके सब्स्टिट्यूट के जो कस्टमर थे वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। पेप्सी का प्राइस 50 से 40 हो गया तो जो लोग कोक खरीद रहे थे वो कोक वाले भी क्या हो गए, पेप्सी में शिफ्ट हो गए। तो यही क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। समझ में गया ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक चीज का, इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीजेस इट बिकम्स चीपर इन कंपेयर टू अनदर सब्स्टिट्यूट, है ना, वो अपने दूसरे सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा ना। तो वन सब्स्टिट्यूट के कस्टमर दूसरे सब्स्टिट्यूट में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये तो क्या था, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था।
अभी हम क्या पढ़ेंगे, इनकम इफेक्ट, है ना। इनकम इफेक्ट के लिए नाम देखो, आपको एग्जांपल ले लेते हैं ना। अब एग्जांपल क्या समझो, आपके सर का इनकम कितना है पता है, 100 रुपए का इनकम आपके सर का, है ना। अभी सर क्या आपके पक्के वाले नशेड़ी है ना, वो क्या करते हैं, जितने का पैसा कमाते हैं ना, 100 रुपए कमाते हैं ना, तो सारों के सारों क्या वो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। समझ लो सिगरेट का प्राइस कितना था, सिगरेट का प्राइस था 10 रुपए का ना। अभी मैं इतना नशेड़ी हूं ना, मुझे जितना सिगरेट दोगे ना उतना मैं आराम से पी जाऊंगा। सही में नहीं हुआ, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कुछ तंबाकू वंबाकू कुछ नहीं खाता, और ये खाना भी नहीं चाहिए, हानिकारक होता है। पर क्या देखो एग्जांपल के लिए समझ लो, मेरा इनकम कितना है, 100 रुपए का है। मैं इतना बड़े नशेड़ी हूँ कि मेरे जितना पैसा आता है ना मुझे, मैं क्या जाता हूँ भैया, नीचे जाकर टपरी पे जाता हूँ, बोला भाई ये लो 100 रुपए कमाया, 100 रुपए का सिगरेट दे दो। अगर समझ लो सिगरेट का प्राइस 10 रुपए था, मेरा इनकम कितना था, 100 रुपए था, तो 100 डिवाइड बाई 10 मैं कितना यूनिट्स खरीद पा रहा हूँ, यूनिट्स कितना खरीद पा रहा हूँ, 10 यूनिट्स खरीद पा रहा हूँ। इनकम कितने रुपए का, 100 रुपए का, सिगरेट का प्राइस क्या है 10 रुपए है, तो मैं कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा ना। अभी क्या हो गया, सिगरेट का प्राइस कितना हो गया, कम होके कितना हो गया, खाली 5 रुपए हो गया। मेरा तो क्या आदत है भाई, जितना पैसा आएगा अपन क्या पिएगा, सिगरेट पिएगा। अभी इनकम कितना है, 100 का 100 रुपए है ना, पर सिगरेट का प्राइस क्या हो गया, 5 रुपए हो गया, मतलब सिगरेट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी मैं कितना सिगरेट खरीदूंगा, 100 डिवाइड बाई 5, 20 यूनिट्स खरीद रहा हूँ, है ना। तो इनकम इफेक्ट समझ में आ गया ना, क्या होता है कि समझ लो इनकम सेम रहा तो क्या हो जाए, इनकम सेम रहा, और अगर प्राइस कम हो गया तो जो कंज्यूमर है उसका क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, और उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, है ना। पहले सिगरेट का प्राइस कितना था, 10 रुपए था, तो मेरा परचेजिंग पावर क्या था कि मैं 10 यूनिट्स खरीद पाता था, और 10 यूनिट्स खरीदता था। अभी क्या मेरा इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, पर सिगरेट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अभी सिगरेट का प्राइस कम हो गया तो मेरे बजट में उसका परचेसिंग पावर क्या हो गया, बढ़ गया। मेरा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा तो मैं कंजम्पशन को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। इसी को क्या बोलता है, इनकम इफेक्ट बोलते हैं। देखो प्राइस इफेक्ट हमने पढ़ा, प्राइस इफेक्ट में क्या होता है, दो तरह का इफेक्ट होता है, एक क्या होता है सब्स्टिट्यूशन और एक इनकम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या पढ़ा, अगर किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में अगर सस्ता हो जाएगा तो लोग क्या, सब्स्टिट्यूट वाले कस्टमर इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। एग्जांपल लिया हमने, पेप्सी था वो कोक के मुकाबले में सस्ता हो गया तो कोक वाले भी पेप्सी खरीदने लगे, इसीलिए पेप्सी का डिमांड बढ़ गया। मतलब क्या हो गया, पेप्सी का प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गया। ये तो क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। अभी प्राइस इफेक्ट में क्या होता है, दूसरा इफेक्ट होता है, क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट कैसे होता है, समझ लो मेरा 100 रुपए इनकम था, मैं सारा का सारा किस में डाल रहा हूँ, सिगरेट में डाल रहा हूँ। सिगरेट का प्राइस 10 रुपए था तो मेरा परचेसिंग पावर कितना था, 10 यूनिट के बराबर था, मैं 10 यूनिट खरीद रहा था। अभी क्या हो गया, सिगरेट का प्राइस 10 रुपए से कितना हो गया, 5 रुपए हो गया ना। तो अभी मैं कितना सिगरेट खरीद पा रहा हूँ, 20 रुपए, 20 सिगरेट खरीद पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, प्राइस डाउन हो गया तो परचेसिंग पावर बढ़ गया, परचेसिंग पावर बढ़ गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता है बच्चों, क्या कि प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये प्राइस इफेक्ट भी उम्मीद करता हूं कि आपके सामने बिल्कुल क्लिनिकल क्लियर हो गया होगा। अभी तीसरा क्या था, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, है ना। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर मतलब क्या है, देखो ना, अभी क्या है, मुझे ना हुक्का पीने का बहुत शौक था ना, पर हुक्का कितने का मिलता है, 110 रुपए का मिलता है। पर अभी मेरा इनकम तो कितना है, खाली 100 रुपए का है, तो मैं हुक्का खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता हूँ, है ना। अपने को क्या पीना था, हुक्का पीना था। हुक्का कितने का है, 110 रुपीज का है ना। पर मेरा इनकम कितना है, खाली 100 रुपीज का है। अभी क्या हो गया पता है, हुक्के का प्राइस 110 से क्या हो गया, 100 रुपीज हो गया, है ना। तो मैं पहले क्या हुक्का अफोर्ड कर पाता था, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, नॉट अफोर्डेबल। क्यों, क्योंकि इसका हुक्के का प्राइस 110 रुपए था तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, मैंने कभी हुक्का पिया ही नहीं था, पर शौक तो क्या था, बहुत था। अभी क्या हो गया, हुक्के का प्राइस क्या हो गया, 110 से कितना हो गया, 100 हो गया। तो क्या मैं अब हुक्का अफोर्ड कर पा रहा हूँ, हाँ कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। तो क्या मैंने कभी हुक्का नहीं पिया था, अभी मैं हुक्का, अभी मैं सिगरेट छोड़ के किस में जा रहा हूँ, हुक्के में जा रहा हूँ, है ना। तो क्या, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, अगर प्राइस कम होता है तो जो कुछ लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी अभी अफोर्ड कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हुक्के का प्राइस 110 रुपए था तो मैं क्या अफोर्ड कर पाता था, नहीं कर पाता था, मैंने कभी भी हुक्का जिंदगी में नहीं पिया था। अभी 10 से कितना हो गया, 110 हो गया हुक्के का प्राइस, है ना। तो क्या मैं अभी अफोर्ड कर पा रहा हूं, हाँ मैं कर पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया ना। तो अगर किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो जो कुछ लोग थे जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी उसको अभी अफोर्ड कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात अफोर्ड कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। देखो मैं ना बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सब है ना बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बहुत ही गंदी बात है। मैंने ना कभी भी हुक्का नहीं पिया, मैं नहीं पीता हुआ ना। पहले तो क्या अभी एग्जांपल ले रहा ना, वैसा मतलब सिगरेट ने, सर ने बोला कि 100 रुपए इनकम है तो चलो जाके हुक्का पियो या सिगरेट पियो, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपका ख्याल रखना है, ठीक है।
देखो चौथा पॉइंट में उम्मीद करता हूँ क्या समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है चौथा पॉइंट क्या था कि अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स। अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो कुछ लोग ऐसे थे जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पर वो अब उनको अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। उनको अफोर्ड कर पाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। देखो हम यहाँ पे लिख देते क्या होता है, प्राइस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। ये तो क्या था, अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर। अभी चौथा भैया, अभी लास्ट पॉइंट क्या है, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों होता है। अभी चौथा पॉइंट क्या है पता है, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस मतलब क्या, किसी भी चीज का क्या है, बहुत सारे यूजेस है। इसका मैं ना बेस्ट एग्जांपल क्या ले लेते हैं, समझो ना, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं ना। अब इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बहुत सारे यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे यूजेस कैसे है भैया, इलेक्ट्रिसिटी क्या आपको क्या काम करता है, लाइट के लिए काम आता है ना, फैन के लिए काम आता है, एसी चलाने के लिए काम आता है, गीजर के लिए काम आता है ना। और भी बहुत सारे क्या, एंटरटेनमेंट मतलब क्या, आपको टीवी वीवी देखना है ना, कुछ भी यूट्यूब देखना है, चार्जिंग वगैरह सबके लिए काम आता है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी क्या समझ, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा था, बहुत महंगा इलेक्ट्रिसिटी था ना। बिजली के प्राइस क्या थे, बहुत ही ज़्यादा थे। अगर इसका प्राइस ज़्यादा था ना तो आप क्या करते थे, आप है ना खाली लाइट ही जलाते थे ना, क्योंकि लाइट तो क्या है भैया नेसेसरी है। आपको रात में बहुत होशियार बच्चों है ना, आपको रैंक लाना है फाउंडेशन में, तो आप क्या पूरा रात भर पढ़ते हो ना। आपने क्या बोला, भैया देखो इलेक्ट्रिसिटी महंगा है तो हम खाली किस में यूज़ करेंगे, लाइट का यूज़ करेंगे। गर्मी में बैठ के पढ़ेंगे पर पढ़ना तो है, इकोनॉमिक्स में से 100 में से 100 लाना है, कुछ भी करके है ना, फाउंडेशन में पास होना है, सीए बन के दिखाना है ना। तो क्या आप सब, अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगा था तो आप क्या यूज करोगे, लाइट के लिए यूज करोगे ना। आपने क्या बोला, भाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, खाली लाइट ही चलाएंगे, है ना। तो क्या था, प्राइस ज्यादा था तो डिमांड क्या था, कम था। क्यों, क्योंकि उसको खाली आप लाइट के लिए यूज करते थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो स्टूडेंट है उसको क्या 50% ऑफ लाइट में, है ना, लाइट बिल में क्या होगा, 50% ऑफ हो जाएगा। अभी आपने क्या बोला, चलो लाइट का सस्ता हो गया तो अभी हम क्या उसको लाइट को फैन के लिए भी यूज करेंगे, है ना। तो प्राइस कम हो गए तो उसको क्या, आपने पहले खाली एक यूज के लिए यूज करते थे, अभी क्या आप 2 यूज के लिए यूज कर रहा है ना। आपने क्या यूज किया, फैन के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। अभी क्या गवर्नमेंट ने बोला, लॉकडाउन है, चलो पब्लिक के पास इनकम नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, लाइट बिल पे आपको 80% ऑफ मिल जाएगा। तो क्या करोगे, अभी तो 80% ऑफ हो गया, मतलब क्या, जितना लाइट में जा रहा था उतना ही जाएगा। अभी चलो एसी भी चलाते हैं और गीजर वगैरह भी चलाते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, देखो जैसे ही प्राइस कम होता जा रहा है ना, आप उसको अलग अलग यूज के लिए भी यूज कर रहे हो। जब प्राइस ज्यादा था तो जो मेन पर्पस था उसके लिए आप खाली उसको यूज करते थे। जब लाइट बिल ज्यादा आता था, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट्स का प्राइस क्या था, बहुत ज्यादा था, तब आप क्या करते थे, खाली लाइट के लिए उसको यूज करते थे, ट्यूबलाइट जलाने के लिए यूज करते थे। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी था। और जैसे ही प्राइस कम होने लगा आप उसको लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए भी यूज करने लगे, है ना। तो मतलब क्या, अगर किसी भी चीज का डिफरेंट यूजेस है और उसका प्राइस ज्यादा है तो आप उसको जो इंपॉर्टेंट यूज है उसके लिए यूज करोगे। पर अगर प्राइस कम हो रहा है तो आप उसको क्या, अलग अलग चीजों के लिए भी यूज करने लगोगे। तो ये क्या होता है, डिफरेंट यूजेस होता है ना। इसमें क्या, हमने ये देखो 4 पॉइंट हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 4 पॉइंट क्या कंप्लीट हो गए, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगा। ये तो क्या, लॉ ऑफ डिमांड ने कह दिया भैया ऐसा हो जाएगा। पर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा कि प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्यों बढ़ेगा, उसके लिए रीजन क्या है, उसके पीछे रेशनल क्या है ना, उसको क्या बोला जाता है, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। अभी देखो रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को है ना, प्लीज प्लीज मैं कह रहा हूं आपको एक बार बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, और अगर समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, कमेंट में पूछना, पर एक बार आप इसको क्लियर करना, वरना अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया ना 2 दिन बाद सही में ऐसा लगेगा कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह पढ़ रहा ना। क्योंकि पूरे डिमांड चैप्टर में सबसे टेक्निकल चीज है ना कोई, तो वो ये है कि रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है ना। अगर ये समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल जूम जूम जाएगा ना। ये बिल्कुल धीरे से पढ़ो, डाइजेस्ट करके पढ़ो। आपको एक लेक्चर में समझ में नहीं आता, दूसरी बार वापस लेक्चर देखो, तीसरी बार देखो, पर एक बार इसको जब तक समझ में नहीं आया ना तब तक आगे का लेक्चर प्लीज प्लीज मत देखना, एक बार पूरा पढ़ो, है ना। अगर समझ में नहीं आता मुझे आप पिंग करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ गया डिमांड घटेगा ना, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे क्या बोला भैया, 4 रीजन है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। सबसे पहला क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ऐसा क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है, क्या बोलता है कि अगर हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ हमारा क्या होगा,
हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन कम होगा। जब जाहिर सी बात है सेटिस्फेक्शन कम होगा तो हम प्राइस क्या देंगे, कम देंगे। तो अगर सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी हम खरीदेंगे। प्राइस सेम रहा और सेटिस्फेक्शन कम हो गया तो हम खरीदेंगे नहीं, है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि क्या कि हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो अगर डिमांड बढ़ाना है तो प्राइस को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था भैया, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में क्या पढ़ा था, दो इफेक्ट पढ़ा था। एक क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था और दूसरा क्या था, इनकम इफेक्ट था। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो दूसरे सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, है ना। दूसरे के मुकाबले में सस्ता हो जाएगा तो दूसरे के कस्टमर किसमें, इसमें पहले में शिफ्ट हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए था कोक का और पेप्सी का, दोनों का प्राइस 50-50 था, दोनों के 10-10 कस्टमर थे। पेप्सी का प्राइस 50 से कितना हो गया, 40 हो गया, तो 5 कोक वाले क्या आ गए, पेप्सी में आ गया ना। तो प्राइस कम हो गया तो क्या वो सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में सस्ता हो गया, सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में सस्ता हो गया तो सब्स्टिट्यूट वाले कस्टमर इसमें शिफ्ट हो गए, तो प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा हमने एग्जांपल लिया था क्या, इनकम इफेक्ट का। इनकम इफेक्ट में हमने क्या देखा कि सर का 100 रुपए इनकम था, सर सारा इनकम किस में डालते थे, सिगरेट में डालते थे, है ना। पहले 10 रुपए सिगरेट का प्राइस था तो सर कितने खरीद पाते थे, 10 सिगरेट खरीद पाते थे। पर अभी सिगरेट का प्राइस 10 से कितना हो गया, 5 हो गया। अभी सिगरेट का प्राइस 10 से 5 हो गया तो सर कितने सिगरेट खरीद पा रहे हैं, 20 खरीद पा रहे हैं। तो मतलब क्या था कि अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो कस्टमर का परचेसिंग पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो क्या था दूसरा पॉइंट। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स, कि उसमें क्या एग्जांपल लेता, हुक्के का एग्जांपल लिया था। सर का इनकम कितना था, 100 रुपए का था, हुक्के का प्राइस कितना था, 110 रुपए था। अब क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, 110 से कितना हो गया, 100 हो गया। तो मतलब जो सर पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे हुक्का, वो भी नए सर भी क्या कर पा रहे, अफोर्ड कर पा रहे। तो क्या होगा, अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर, मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अभी अफोर्ड कर पाएंगे, वो भी अभी अफोर्ड कर पाएंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लॉ ऑफ डिमांड भी क्या कहता है, यही कहता है। चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट क्या था, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस क्या था भैया, कोई भी चीज है जिसका क्या है, बहुत सारे यूजेस है। जैसे एग्जांपल हमने किसका लिया, इलेक्ट्रिसिटी का लिया, कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बहुत सारे यूजेस है। तो अगर प्राइस ज्यादा था तो हम क्या उसको खाली मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पस जो क्या है हमारा पढ़ाई है, तो खाली हम उसको पढ़ाई के लिए यूज करते थे, रात में लाइट जला के पढ़ते थे, है ना। अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस थोड़ा 20% ऑफ हो गया। 20% ऑफ हो गया तो क्या बोल रहा है, आपने बोला कि हम गर्मी में नहीं पढ़ेंगे भैया, पंखा भी चलाएंगे, है ना। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लॉकडाउन में बोला क्या 80% ऑफ कर दिया। 80% ऑफ कर दिया तो क्या होगा, आप उसको और भी ज्यादा यूजेस के लिए यूज कर रहे हो, आप एसी वगैरह भी चला रहे हो। तो मतलब क्या हो गया, प्राइस कम हो रहा है तो आप उसको लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए भी यूज करोगे, लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए भी यूज करोगे तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, यही कहता है। ये तो क्या था भैया, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये प्लीज एक बार जाके वापस पहले से लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना और रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ना, क्योंकि अगर अभी ये नहीं पढ़ाना तो आगे फिर क्या हो जाएगा, बाउंसर हो जाएगा 2-3 दिन के बाद। अभी ये तो क्या था, लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है। अभी क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एक्सेप्शन, मतलब इन जगह पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता नहीं है। जनरली क्या, लॉ ऑफ डिमांड हर जगह पे अप्लाई होगा, पर उसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कहीं कहीं पे अप्लाई होता नहीं है ना। जैसे किसी को पूछते हैं भैया क्लास कैसा है, भैया हमारा बैच तो बिल्कुल 1 नंबर है, बहुत ही अच्छा बैच है, सारे बच्चे टॉप मारेंगे, ना। पर अभी क्या होता है, कोई कोई बच्चा है जिसको पढ़ना ही नहीं है, जिसको मेहनत ही नहीं करना, उसको जबरदस्ती किसी ने बोल दिया भाई तू पढ़ पढ़ पढ़ा ना, तो वो क्या क्या गलती से फेल हो गया ना। तो क्या बोलेंगे, आपने कोई मुझे आके बोलेगा कि भैया देखो ये बच्चा तो फेल हो गया ना, इसने मतलब सब आप बोल रहे थे कि बहुत अच्छा क्लास है, तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब जो भी बात है ये इसमें अप्लाई नहीं होती है ना। हर चीज का, मैक्सिमम चीज का कोई ना कोई क्या होता है, एक्सेप्शन तो होता है। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। और प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। पर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा उसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगा। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है, इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, ना। पर एक्सेप्शन में क्या होगा, जहां पे एक्सेप्शन होगा वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, हाँ। अभी हम पढ़ेंगे क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। सबसे पहला चीज जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है वो क्या होता है, हमारा कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, मतलब वहां पे कॉन्स्पिशियस गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा
तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। पहले समझाने से पहले ना एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ लेते कि भैया क्या लिखा हुआ है। देखो, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील और आर्टिकल्स ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन आर डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल एंड दिस आर्टिकल बिकम more attractive if their prices go up. Such articles will not conform to usual law of demand. This was found by Veblen in his doctrine of conspicuous consumption. ये conspicuous consumption का ये पूरा जो चीज था वो किसने दिया था? वेबलिन करके एक इकोनॉमिस्ट था, वेबलिन ने बताया था इसके बारे में, है ना, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के बारे में। इसको इसलिए क्या बोला जाता है? वेबलिन इफेक्ट भी बोला जाता है। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन को क्या बोलेंगे? और एक और नाम वेबलिन इफेक्ट बोलेंगे। ये ना एमसीक्यू में पूछ सकता है ना कि ये जो कॉन्स्पिशियस गुड्स का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? गिफिन ने दिया था, वेबलिन ने दिया था, रॉबर्ट ने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था ना, किसने दिया था? तो ये कॉन्स्पिशियस गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वेबलिन ने दिया था। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? वेबलिन इफेक्ट, गिफिन गुड्स इफेक्ट, है ना, कुछ भी ऐसे ही फलाना ढिमकाना 4 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं ना, तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स का कंसेप्ट किसने दिया था? वेबलिन ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेबलिन इफेक्ट भी बोला जाता है। ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। वेबलिन इफेक्ट टेक प्लेस एज सम कंज्यूमर मेजर द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। ये वेबलिन इफेक्ट क्यों आता है पता है? क्योंकि कुछ लोग क्या सोचते हैं पता है, किसी किसी का ना थिंकिंग होता है ऐसा कि जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है ना, जो चीज़ महंगा है वो क्या चीज़ होगा? अच्छा होगा, है ना। अगर ये सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा खरीदेंगे, है ना। तो क्या होगा? मैंने क्या सोचा कि प्राइस बढ़ा है तो उसका मतलब वो क्या होगा? क्वालिटी भी क्या होगा? अच्छा होगा। अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो मैं डिमांड भी बढ़ा दूंगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। पर वेबलिन इफेक्ट में क्या होता है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वालिटी भी क्या होगा? बड़ा होगा, तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या होता है? कुछ लोग है ना ऐसे ही पैसा दिखाते हैं ना, आपने 3 इडियट्स में एक एग्जांपल देखा होगा कि ये 10 लाख का नेकलेस है, इतने का जूता मैंने लिया ना, इतने का वॉच लिया ना, वो क्या है? वो वेबलिन इफेक्ट वहाँ पे खरीदता है ना। अभी मेरे कोई अगर मैं समझ लो ये वेबलिन इफेक्ट मतलब मैं बहुत ही करोड़पति हूँ ना, मैं सोच रहा कि मैं मेरे दोस्त के पास 1 करोड़ का गाड़ी है ना, तो मैं क्या लाऊंगा? 1 करोड़ 10 लाख का गाड़ी लाऊंगा ना। ज्यादा प्राइस है पर डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? वेबलिन इफेक्ट। मैं सोच रहा हूँ कि भैया चलो मेरा इज्जत दिखना चाहिए, मैं इससे ज्यादा पैसे वाला हूँ, ऐसा शो होना चाहिए। तो वेबलिन इफेक्ट में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? डिमांड भी बढ़ रहा है। जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। पर कुछ लोग क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं। तो शो ऑफ में क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर प्राइस बढ़ा है तो ये चीज भी क्या होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा तो क्या उसका डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो प्राइस बढ़ गया तो इसमें क्या होगा? डिमांड बढ़ गया। पर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ये तो क्या था? कॉन्स्पिशियस गुड्स या वेबलिन गुड्स का पॉइंट था, है ना। देखो एक बार वापस पढ़ते हैं, अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन आर डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल एंड दिस आर्टिकल बिकम मोर अट्रैक्टिव इफ देयर प्राइस गोज अप, है ना। मेरे दोस्त ने 1 करोड़ का गाड़ी लिया तो मैं क्या ढूंढूंगा कि भाई 1 करोड़ 10 लाख वाला गाड़ी कौन सा है ना, ताकि मैं उससे ज्यादा अमीर दिख सकूं और सब लोग बात करें देखो इसने इससे महंगा गाड़ी खरीदा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? ओनली बाय रिच पीपल दिस आर्टिकल बिकम मोर अट्रैक्टिव। वो 1 करोड़ का था तो मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं था क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास भी 1 करोड़ का था। पर वो 1 करोड़ 10 लाख का हो गया तो मेरे लिए क्या हो गया? अट्रैक्टिव हो गया। तो इसमें क्या हो गया? प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। ये प्रिंसिपल था। ये किसने डिस्कवर किया? वेबलिन ने डिस्कवर किया। वेबलिन एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेबलिन इफेक्ट भी बोला जाता है। इसका एक और एग्जांपल क्या दिया इंस्टीट्यूट में? डायमंड, है ना। मतलब जो महंगा डायमंड होता है ना वो लोग करोड़पति लोग ज्यादा दिखाते हैं ना। ये जो लेडीज का किट्टी पार्टी विट्टी पार्टी होता है ना, उनको क्या होता है? शो ऑफ करना पड़ता है ना कि देखो मेरे पास 1 करोड़ का डायमंड है, तो कोई बोलेगी मेरे पास 1 करोड़ 10 लाख का डायमंड है, किसी के पास 1.5 करोड़ का डायमंड है ना। तो क्या होता है? जनरली इसमें डायमंड वगैरह का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये तो क्या हो गया भैया? कॉन्स्पिशियस गुड का केस हो गया। अभी क्या आता है दूसरे केस पे? वो क्या है? गिफिन गुड्स का केस होता है। देखो गिफिन गुड्स ये किसके नाम पे पड़ा है? गिफिन इकोनॉमिस्ट नाम थे उसके ऊपर पढ़ा ना। वेबलिन किसके नाम पे पढ़ा था? वेबलिन के पीछे पढ़ा था। गिफिन किसके बारे में पढ़ा है? गिफिन गुड्स किसके नाम पे पढ़ा है? गिफिन के नाम पे पढ़ा है। ये भी पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है कि क्या है गिफिन गुड्स का कंसेप्ट है वो किसने डिस्कवर किया था? तो क्या सर रॉबर्ट गिफिन करके एक इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया है। अब ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है ये सब याद नहीं रखना है, खाली एक इकोनॉमिस्ट थे गिफिन नाम के जिन्होंने गिफिन गुड्स का कंसेप्ट डिस्कवर किया था। इसने क्या लिखा हुआ है? सर गिफिन अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड आउट एज द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड ब्रिटिश वर्कर परचेज मोर ब्रेड एंड नॉट लेस ऑफ इट. This was something against the law of demand. Why did this happen? The reason given for that is that when the price of the bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people and they were forced to cut down their consumption of the meat and other expensive foods. Since bread, which its price was higher than before, was still the cheapest food article and people consume more of it, not less than it, है ना. देखो समझ लो एग्जाम्पल क्या पता है.
मेरा इनकम है ना कितना है पता है, 100 रुपये है ना। तो मैं 100 रुपये का क्या करता हूँ ना, बहुत गरीब आदमी है ना तुम्हारा सर, 100 रुपये का क्या करता है, वो क्या करता है 50 रुपये का क्या करता है, ब्रेड खरीदता है, और 50 रुपये का क्या करता है, सूप खरीदता है ना। रोज़ क्या करता हूँ मैं, ब्रेड और सूप ही खाता हूँ, क्योंकि मेरा इनकम 100 रुपये है। मैं क्या करता हूँ, ब्रेड खाता हूँ और सूप खाता हूँ, है ना। 50 रुपये का 5 ब्रेड मिल जाता है, और क्या 50 रुपये का सूप मिल जाता है ना। मतलब 50 रुपये का 5 ब्रेड हो गया ना, मतलब क्या हो गया, एक ब्रेड कितने का हो गया, 10 रुपीज़ पर ब्रेड हो गया ना। मैं 5 ब्रेड खाता हूँ ना। अभी क्या हो गया, ब्रेड का प्राइस कितना हो गया, 10 रुपये से कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। ब्रेड का प्राइस क्या हो गया, 10 रुपये से 20 रुपये हो गया ना। अभी मेरा इनकम तो कितना रुपये है, 100 रुपये। तो अभी मैं सूप लूंगा या ब्रेड लूंगा ना, क्योंकि ज़िंदगी के लिए क्या है, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स वगैरह जरूरी, इसलिए मैं क्या खरीदूंगा, ब्रेड खरीदूंगा ना। अभी इसमें क्या हो गया, देखो इसमें क्या हो गया कि अगर मेरा ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी उसका डिमांड क्या है, या तो कांस्टेंट है या फिर बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि अब मैं 50 रुपये का सूप तो नहीं खरीद पाऊंगा, ब्रेड और सूप तो मैं क्या खरीदूंगा, चलो सूप नहीं मिल रहा है, खाली ब्रेड से ही काम चला लेते। तो क्या है, गिफ्ट इन गुड्स है ना। गिफ्ट इन गुड्स मतलब क्या है, फूड आर्टिकल में सबसे सस्ता क्या है भैया, फूड आर्टिकल में सबसे सस्ता ऑप्शन क्या है मेरे पास, ब्रेड। मेरा इनकम 100 रुपये था, तो मैं ब्रेड भी लेता था, 50 का ब्रेड लेता था, 50 का सूप लेता था ना। अभी ब्रेड का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तभी मैं सूप खरीद नहीं पा रहा, तो अभी मैं क्या खरीदूंगा, खाली ब्रेड खरीदूंगा। तो इसमें क्या होगा, जनरली क्या होता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर इसमें प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या है, या तो सेम रह रहा है, या तो फिर डिमांड ब्रेड का थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि सूप की कमी मैं अभी भी किससे पूरी करूंगा, ब्रेड से पूरी करूंगा। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट था वो अप्लाई नहीं हुआ। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर प्राइस ब्रेड का कितना था, 10 रुपये था, 10 रुपये से क्या हो गया, 20 रुपये हो गया। मैंने डिमांड कम किया नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरी जिंदगी के लिए ये जरूरी था, है ना। ये तो क्या हो गया, दूसरा हो गया क्या, गिफ्ट इन गुड्स का कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा क्या है भैया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है ना। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब क्या, कुछ है ना समाज में शो ऑफ के लिए, कुछ समाज में से दिखाने के लिए कुछ चीज़ें अपने पास होना जरूरी है ना। जैसे मेरे कॉलोनी में सबके पास कार है और मेरे पास कार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा इन्फीरियर फील करूंगा, है ना। तो ये क्या, वैसे कार की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम एक्टिवा से चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है एक्टिवा से। पर क्या अभी मेरे सोसाइटी में सबके पास कार है ना, तो अभी वाइफ बोलती है ले लो ना, आप भी कार ले लो ना, सबके पास कार है, तो मेरे पास भी कार, आपके पास भी कार क्या होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी क्या होता है, एक्चुअल में ये नेसेसिटी नहीं है, पर समाज ने इसको क्या बना दिया है, नेसेसिटी बना दिया है। तो जनरली क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ने से क्या होना चाहिए, डिमांड कम होना चाहिए। पर क्या अभी कार का प्राइस बढ़ गया, पर फिर भी क्या, सबको दिखाने के लिए मुझे कार तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास कार है। तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज के केस में भी प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होगा, प्राइस बढ़ने से भी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी समझ गया ना, क्या होता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, देखो एक बार है ना बुक से देख लेते हैं। द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज इफेक्टेड बाय द डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द सोशल ग्रुप। में क्या, दूसरों जो मेरा सोशल ग्रुप है, मेरा जो सोसाइटी है, उसमें सबके पास कार है ना, इसीलिए कार लेना क्या हो गया, मेरा नेसेसिटी हो गया। तो इसमें क्या, प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, मुझे तो कार खरीदना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता नहीं है। चौथा क्या है भैया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, है ना। मैं क्या, फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी एक्टिवा का प्राइस कितना है, 60,000 रुपये है, मुझे लग रहा है फ्यूचर प्राइस कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा ना। तो फ्यूचर प्राइस मुझे क्या लग रहा है, बढ़ जाएगा। तो अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं अभी खरीदूंगा या फ्यूचर में खरीदूंगा, तो मैं अभी डिमांड को बढ़ा दूंगा। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है भैया, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर मुझे लग रहा है फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो बढ़ने के प्राइस के साथ भी मैं अपना डिमांड अभी क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स that in future price of a commodity will rise, consumers will be willing to purchase currently at a higher prices, है ना। जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि हाई प्राइस पे डिमांड क्या होगा, कम होगा, पर मुझे लग रहा है आगे जाके इसका प्राइस और बढ़ जाएगा, तो मैं क्या अभी ज्यादा प्राइस पे भी खरीद लूंगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था स्टार्टिंग में ना, तो सबको क्या लगा था भैया, मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल मिलने ही नहीं वाला है ना। अभी 100 रुपये का मिल रहा है, 10 रुपये वाला आगे जाके 200 का मिलेगा, तो अभी 100 रुपये पे भी प्राइस बढ़ गया 10 से 100, तब भी मैं क्या करूंगा, अभी खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी 100 रुपये का कितने का हो जाएगा, ये 200 का हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, तो मैं भी डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। अभी क्या है, डिमांड फॉर नेसेसरीज है ना। अब नेसेसरीज मतलब क्या, खाने के लिए जो चाहिए वो तो चाहिए ही है ना। अभी मुझे रोटी चाहिए तो चाहिए, अभी 10 रुपये का है तो भी मैं रोटी खाएगा, 50 रुपये का है तब भी खाएगा, 100 रुपये का है तब भी खाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये जीने के लिए जरूरी है ना। मुझे बोला कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको ये दवाई लेना पड़ेगा। वो समझ लो दवाई कितने का मिलता था पहले, 100 रुपये का मिलता था। अभी लॉकडाउन है तो सप्लाई थोड़ा हैम्पर है, तो अभी दवाई कितने का मिल रहा है, 500 रुपये का मिल रहा है। ये दवाई मेरे लिए क्या है, नेसेसरी है। प्राइस इसका ऊपर से नीचे हो जाए, 100 रुपये की गुड्स का प्राइस 1000 रुपये हो जाए, तब भी क्या होगा, मैं इसका कंजम्पशन कम
नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, नेसेसरी है। एग्जाम्पल क्या है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये नेसेसरी है, इसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए डिमांड पे कोई असर नहीं होता है ना। फिर अभी लास्ट में क्या है, स्पेक्यूलेटिव गुड्स, है ना। स्पेक्यूलेटिव मतलब क्या, जिस पे आप सट्टा लगाते हो ना, सट्टा लगाते हो ना, मतलब जैसे क्या होता है, कोई क्या होता है, इंट्राडे में शेयर मार्केट पे सट्टा लगाता है ना। जैसे क्या, रिलायंस का शेयर पहले 1000 रुपये का था ना, अभी 10 दिन बाद कितने का हो गया, 1100 का हो गया। फिर वापस कितने का हो गया, किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 1200 का हो गया ना। मुझे लग रहा है कि भैया देखो हर हफ्ते ये कितना 100 रुपये बढ़ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ। अभी 1200 का है तो अगले हफ्ते कितने का हो जाएगा, 1300 का हो जाएगा, उसके बाद 1400 का हो जाएगा, उसके बाद 1500 हो जाएगा ना। तो इसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस घटे बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर इसका पिछला ट्रेंड दिख रहा है कि भैया प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं क्या स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, मैं क्या मतलब अंदाजा लगा रहा हूँ, तुक्का लगा रहा हूँ क्या, कि इसका प्राइस पीछे से बढ़ते हुआ रहा है, आगे जाके इसका प्राइस और बढ़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड बढ़ा रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर मैं तो क्या कर रहा हूँ, प्राइस बढ़ने से डिमांड को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो स्पेक्यूलेटिव गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता नहीं है ना। देखो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार लेक्चर फिर से देखो, उसके बाद समझ में नहीं आया तो एक बार रीडिंग करो, फिर से देखो, नहीं आता है तो डाउट पूछो। पर जब तक ये क्लियर ना हो तो प्लीज़ प्लीज़ आगे मत बढ़ना। ये सबसे टेक्निकल कंसेप्ट है और डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर का सबसे ज़्यादा फाउंडेशन में वेटेज है। एक बार है ना फिर से रिवाइज कर लेते हैं ना, ताकि आपको वापस दूसरी बार लेक्चर ना देखना पड़े। पर फिर भी अगर रिवीजन से भी समझ में नहीं आया ना तो प्लीज़ एक बार फिर से लेक्चर देख लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसमें भी ये डिमांड वाला चैप्टर सबसे स्कोरिंग है। और उसमें भी ये टॉपिक जो है हमारा रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये सबसे टेक्निकल है। तो प्लीज़ 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 ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ा भैया, आज हमने पहले तो सबसे पुराना रिवाइज किया था, वो भी मैं रिवाइज वापस नहीं कराऊंगा। दूसरा क्या पढ़ा हमने भैया, शुरू किया था हमने नया टॉपिक आज, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, तो वो क्यों बढ़ता है। उसका सबसे पहला रीजन क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हम एक चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हैं तो हमारा यूटिलिटी कम होता है ना। जब हमारा यूटिलिटी कम होगा तो हम उसके लिए तभी हम उसको खरीदेंगे जब उसका यूटिलिटी के साथ प्राइस भी कम होगा। हाँ, अगर यूटिलिटी कम हो रहा है और प्राइस सेम हो रहा है तो नहीं खरीदेंगे। यूटिलिटी के साथ साथ अगर प्राइस भी कम हो रहा है तब भी हम उसको खरीदेंगे, है ना। तो ये क्या था, पहला कंसेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा क्या था, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो तरह के प्राइस इफेक्ट होता है, एक क्या होता है इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हमने पढ़ा था, कोक और पेप्सी। आप है ना साइड में अपने बुक में थोड़ा बहुत लिख देना, क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल टू कोक एंड पेप्सी। पेप्सी क्या था, 50 से 40 हो गया, पेप्सी का प्राइस कोक के मुकाबले में कम हो गया, तो कोक के कुछ कस्टमर क्या हो जाएंगे, पेप्सी में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो पेप्सी का प्राइस कम हुआ तो कोक के कस्टमर पेप्सी में शिफ्ट हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या, सिगरेट का एग्जांपल लिया था, सर का इनकम 100 रुपये था, सिगरेट का प्राइस 10 रुपये था, तो मतलब क्या, परचेसिंग पावर कितना था, 100 डिवाइड बाई 10, सर खाली 10 यूनिट खरीद पाते थे। अभी सिगरेट का प्राइस कितना हो गया, 10 से कम होकर कितना हो गया, 5 हो गया, तो सर का परचेसिंग पावर क्या हो गया, बढ़ गया। अब 10 की जगह पे सर कितना सिगरेट खरीद पा रहे हैं, 20 खरीद पा रहे, तो क्या होगा, इफ प्राइस विल डिक्रीज परचेसिंग पावर विल इंक्रीज, इफ परचेसिंग पावर विल इंक्रीज बट ऑब्वियसली डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। ये तो क्या था, इनकम इफेक्ट था। तीसरा हमने पढ़ा था क्या, अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज, मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड इट। इफ मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड इट, इट्स डिमांड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। इसका हमने एग्जांपल लिया था क्या, हुक्के का। 110 रुपये का हुक्का था, सर नहीं खरीद पाते थे, है ना। पर अभी हुक्का कितने का हो गया, 100 हो गया। जो सर ने कभी नहीं खरीदा वो हुक्के खरीदने लगा ना, तो मतलब न्यू कस्टमर अराइव हो गया, न्यू कस्टमर अराइव हो गया तो डिमांड क्या हो गया, अपने आप बढ़ गया। चौथा पॉइंट था क्या, डिफरेंट यूजेस। अगर किसी भी चीज का अलग अलग यूजेस है, उसका प्राइस ज्यादा है तो हम उसको खाली मोस्ट इंपोर्टेंट यूज के लिए यूज करेंगे। पर अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो हम उसको अल्टरनेटिव यूजेस जो उसके उसमें भी यूज करेंगे। एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस ज्यादा था, आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो, आप खाली क्या यूज करते हो, उसको लाइट के लिए यूज करते थे। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम कर दिया तो आपने क्या, फैन चलाना शुरू कर दिया, और कम कर दिया तो आपने एसी भी चलाना शुरू कर दिया। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज एंड इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस, देन पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑल्सो। देयरफॉर इफ प्राइस डिक्रीज द डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। ये तो क्या था, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और क्यों होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कहां कहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। उसमें सबसे पहला था कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब क्या होता है, दिखावे के लिए जो मतलब खरीदते हैं ना, मेरे फ्रेंड के पास 1 करोड़ का गाड़ी है तो मेरे पास 1 करोड़ 10 लाख का गाड़ी होना चाहिए, है ना। तो मतलब प्राइस बढ़ गया तो मुझे लग रहा है इसमें यूटिलिटी ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ाने के साथ में पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा कर रहा हूं, है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होना चाहिए। पर कॉन्स्पिशियस गुड्स में क्या है, प्राइस बढ़ रहा है तो मैं ज्यादा खरीद रहा हूं, तो क्या होता है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई
नहीं होता है। दूसरा क्या था, गिफिन गुड्स वाला एग्जांपल था, रॉबर्ट गिफिन ने क्या देखा कि ब्रेड का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है ना, तब भी लोग उसका डिमांड क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको खाने के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन क्या था, ब्रेड था। तीसरा क्या था भैया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, मतलब ये असल में नेसेसरी नहीं है पर सब लोगों के पास कार है, तो मुझे लग रहा है मेरे पास भी कार होना चाहिए, सोसाइटी ने इसको मेरे लिए क्या बना दिया, नेसेसिटी बना दिया है, तब भी उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, मैं क्या खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, है ना, प्राइस बढ़ गया तब भी मैं कार खरीद रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे लिए क्या, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है, असली में नेसेसिटी नहीं है पर क्या लोगों ने उसको मेरे लिए नेसेसिटी बना दिया है। तीसरा क्या था हमारा, फ्यूचर प्राइस इफेक्ट, फ्यूचर प्राइस मतलब क्या, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन में क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल लिया हमने सैनिटाइजर का, अभी 10 रुपये वाला सैनिटाइजर 100 रुपये में मिल रहा है, मुझे लग रहा है आगे जाके ये 200 में मिलेगा, तब मैं क्या करूंगा, हायर प्राइस पे भी डिमांड कर रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है भैया, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर यहाँ पे डिमांड कम हो नहीं रहा है बल्कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। बाद में क्या था, डिमांड फॉर नेसेसिटीज, है ना, नेसेसिटीज मतलब क्या, खाने के लिए जो चीज़ जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जो चीज़ जरूरी है, उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा ही, या उसका डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्राइस से कुछ फर्क नहीं गिरता है ना। जैसे मुझे जिंदा रहने के लिए कोई दवाई चाहिए, है ना, तो वो दवाई 100 रुपये का हो या 500 का हो, मैं डिमांड कम नहीं करूंगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, 100 रुपये का चीज़ 500 रुपये का हो गया तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पर क्या ये दवाई 100 रुपये का 500 का हो गया तो मैं क्या डिमांड कम कर दूंगा, नहीं, मैं डिमांड कम नहीं करूंगा, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। फिर बाद में हमने क्या पढ़ा, स्पेक्युलेटिव गुड्स, है ना, स्पेक्युलेटिव गुड्स मतलब क्या, एग्जांपल के लिए हमने रिलायंस के शेयर का लिया, वो 1000 रुपये का था, एक हफ्ते में 100 रुपये बढ़ गया 1100 हो गया, अगले हफ्ते वापस 100 रुपये बढ़ गया 1200 हो गया, इसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जनरली लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ जाएगा, तो मैं भी डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्लीज 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 घर पे पूरा पढ़ के आना, वापस कुछ डाउट हो तो पूछना, उससे पहले आगे का लेक्चर मत देखना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।